नमस्कार दोस्तों इस भारत देश में राजनीतिक वसूली नेताओं के द्वारा कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक वसूली शब्द आते ही आपके मन में नेताओं की एक पूरी फहरिस्त आपके सामने आ जाएगी कि देखिए इनको पैसा चाहिए, ये चुनाव के अंदर पैसा लगाएंगे, जब ये चुनाव जीत जाएंगे तो आपको पैसा लौटा देंगे या फिर आपके लिए सरकार में आते ही पैसा कमाने का रास्ता खोल देंगे। क्योंकि इस भारत देश की राजनीति पूरे तरीके से मौजूदा वक्त में पैसे पे आकर टिक गई है। पैसे का मतलब इस देश के भीतर नोट होता है, नोट का मतलब करेंसी होता है, और ये कितनी बड़ी संख्या में इस देश के भीतर हो सकता है इसका कोई अंत आपको नजर नहीं आएगा। क्योंकि 2014 के बाद इस देश के भीतर राजनीतिक इकोनॉमी की तस्वीर ही बदल गई। वो कितनी बड़ी संख्या में कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव के भीतर खर्च करती है। वो 2009 तक के इस देश भर के चुनाव ठीक थे जिसके भीतर ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 हजार करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन मौजूदा 2014 में सारे रिकॉर्ड टूट गए। यानी ये कहे कि करीब 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो जाता है। ये 60 हजार करोड़ जिसने भी लगाए वह उसके बाद कमाना इतना रुपया चाहता होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60 हजार करोड़ का रिकॉर्ड भी टूट गया और इस बार बात 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया केवल चुनाव को लेकर के। यानी ये कहे कि मौजूदा भारत देश के भीतर कितना पैसा कहां पड़ा हुआ है और उस पैसे को सियासत उसके कैसे राजनीति खोज लेती है। ये सवाल मौजूदा भारत देश के भीतर में आज के दौर में कोई नई बात नहीं है। इस मौजूदा भारत देश के भीतर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स घराने आपको दिखाई देंगे जो मौजूदा सरकार के साथ है। उसके एवज में अपना चार्टर्ड विमान नहीं बल्कि सब कुछ देने को इस वक्त में तैयार है, उसके एवज में सब कुछ लेने को भी तैयार है। इसीलिए ये नेक्सस होता है। लेकिन मौजूदा वक्त में सवाल इससे एक कदम आगे का होता है। मौजूदा भारत देश के भीतर में अगर सरकार वसूली पर उतर आए तो फिर क्या होगा। इस भारत देश के भीतर में अगर भारत देश के वित्त मंत्री उनको अगर इसीलिए उन्हें वित्त मंत्री इस देश के भीतर बनाया जाए कि देखिए आपको इस तरीके से काम करना है, इससे ज्यादा पैसा पार्टी के पास आ सके, फंड बड़ा होते जाए, और तब उस भारत देश के वित्त मंत्री ऐसे में क्या करेंगे। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए बड़ा होता है क्योंकि आप ध्यान दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के संसद भवन के भीतर और संसद भवन के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत इस बात का जिक्र बार बार और खुलेआम खुले तौर पर देश की जनता के सामने हुआ कि इस देश के भीतर बड़े बड़े कॉरपोरेट ने बहुत बड़ी संख्या में पैसा भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी है देश के भीतर, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को भी दिया, लेकिन उसके एवज में वो चुटकी भर होता है। भारतीय जनता पार्टी के एवज में इतना सारा पैसा दिया जा रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इतना पैसा लिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया को गैर कानूनी साबित करार दे दिया। लेकिन आज सवाल इससे हटके होता है। इस भारत देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। इस भारत देश में हाई कोर्ट कुछ इसी अंदाज में, इसी तर्ज पर अलग अलग निचली अदालत को भी बताया। उसमें एक मेट्रोपॉलिटन में एक केस भी होता है। ये उसी तरीके की अदालत होता है जैसे सूरत के भीतर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 के भीतर दिए गए भाषण, उसके भीतर 5 साल के बाद सुनवाई होता है और 2 साल की उनकी राहुल गांधी को सजा दी जाता है। राहुल गांधी की घर छीन लिया जाता है, उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट उस पूरे फैसले को फिर से पलट देता है, ये अलग बात होती है। लेकिन इसी तर्ज पर अगर इस भारत देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश अदालत ये कहते हुए दे कि लगता तो यही है कि शिकायतकर्ता अगर कह रहा है कि मौजूदा भारत देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निर्देश देती है कि हमें पैसा चाहिए। अब पैसा चाहने के लिए मौजूदा भारत देश के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ये कहे ईडी प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय हो जाती है। ईडी उसके बाद जिनसे पैसा चाहिए उन लोगों तक पहुंचती है, यानी किसी के ऊपर छापा डालती है, किसी के जो वहां के डायरेक्टर्स है उनको घेराबंदी कर लेती है, किसी कंपनी के सीईओ को पकड़ लेती है, और ये दबाव के तहत उस तमाम सारी कंपनी मौजूदा सरकार को इसके एवज में पैसा देती है। इससे पहले वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दे रही थी और फिर जाकर वो पार्टी फंड में वो सारा पैसा चला जाता है। तो ऐसे में पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, और जिस राज्य के भीतर ये मामला निकल के आया है वो राज्य कर्नाटक का होता है। कर्नाटक के भीतर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तब के चुनाव से पहले, चुनाव के बाद के दूसरे प्रदेश अध्यक्ष, इन तीनों को भी यानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, कर्नाटक
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, जो पहले के और अभी दोनों, और इस सब के बीच ईडी हो, प्रवर्तन निदेशालय हो, और देश के फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर्नाटक की एक अदालत ने आदेश जारी कर दिया है। क्या शिकायत की गई थी, कौन से आरोप लगाए थे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के ऊपर, इस दौर में पुलिस थाने ने एफआईआर दर्ज शिकायतकर्ता की मार्च के महीने में क्यों नहीं की थी, और अप्रैल के भीतर ये मामला सराया होते होते आज जब ये बात पूरे देश के सामने आई तो अदालत ने कहा कि हाँ, और बेंगलोर के तिलक नगर थाने से बताया गया कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए। यानी ये कहे कि वसूली का एक ऐसा नेक्सस जिसके भीतर इस भारत देश के अंदर आर्थिक अपराध न होने देने के लिए जो ईडी बनी है वह भी इसके भीतर शामिल हो गई, इस भारत देश के वित्त मंत्रालय भी उसके भीतर शामिल हो गई, पार्टी अध्यक्ष भी शामिल हो गया, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हो गया, क्योंकि पैसा पार्टी को मिले चाहिए। वो पैसा कहां से मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ जब अदालत के भीतर गया, क्या है ये मामला, जिन बातों का जिक्र संसद भवन के भीतर होता रहा, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो तमाम सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट लगातार उठाता रहा, अगर सच में उसके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई इस भारत देश के भीतर अगर कर दी जाए तो क्या पूरी सरकार ही जेल में जाएगी, पूरी सियासत दल के बड़े बड़े नेता जेल में होंगे, तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता, या फिर इस लूट की सिलसिला जो ये बहुत आसान सिला इस देश के भीतर होती है, एक सिलसिला इस देश ने हजारों करोड़ रुपए का अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये पूरा घपला घोटाला देखा है तो पूरे प्रक्रिया यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे प्रक्रिया को ही बता दिया ये गैर कानूनी है और संवैधानिक है, तो पैसा गैर कानूनी क्यों नहीं है, ये सवाल आज के दौर में हर किसी को जहन में होना चाहिए। लेकिन इन तमाम सारे बातों के बीच अगर कोई इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बात पूछे कि इस तरीके के आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो कहेंगे करप्शन की गंगा तो कांग्रेस से निकलती है। आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार पर कांग्रेस का नाम लेने से चुके नहीं। और यहां पर आप एक बात और सुन लीजिए कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मैसूर के भीतर अपने परिवार के लिए बेहतरीन जमीन अलॉट करने का आरोप है। लोकायुक्त इस मामले की जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप हमसे इस्तीफा मांगते थे, तो अब आप निर्मला सीतारमण से कब इस्तीफा लेंगे, कब प्रचार और कब प्रदर्शन करने मैदान में उतरेंगे और उनसे कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो क्या इस दौर में हर सत्ता सरकार करप्ट है? और करप्शन की पूरी राजनीति भारत देश के भीतर कैसे चलती रहती है, इसके बहुत सारे सितारे अलग अलग जगह पे होते हैं। लेकिन आज बात केवल कर्नाटक का है, तो उससे पहले एक नाम इसके भीतर और शामिल कर लेते हैं। कर्नाटक के भीतर सबसे बड़े बिल्डर के तौर पे मौजूदगी एम्बेसी ग्रुप की होती है। ये अलग अलग जगहों के ऊपर इमारतें बनाते हैं और जो इनके दायरे में फंस जाता है उसको पैसा लौटाते नहीं है, लूट ही लेते हैं उसको। और ये शिकायत जब राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार तक पहुंचती है तो पता चलता है कि दरअसल पार्टी फंड में उनका बहुत बड़ा योगदान है एम्बेसी ग्रुप के जितेंद्र बेमानी का। तो उनके खिलाफ कैसे कोई कार्रवाई होगी, ये एक अलग अलग चैप्टर होता है उस किताब का, जिसको आज पलटा जाएगा। लेकिन आज सिलसिलेवार तरीके से, तथ्यवार तरीके से पहले लगता है आज कई मायनों में आज के दिन महत्वपूर्ण होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और इस भारत देश के लिए भी। और आज के दिन को याद वो कैसे करेंगे, ये चुनावी रैली के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। देखिए, 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन बहुत आतंक अच्छा। के आकाओं को पता है अगर कि मोदी कुछ जी भी हैं। हिमाकत की तो मोदी छोड़ेगा नहीं। पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा।
सुन लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत देश की ताकत सेना के जरिए देखते हैं, भारत देश की ताकत। और इस भारत देश में राष्ट्रवाद अपनी ताकत और अपनी गुड गवर्नेंस के आश्रय बताने से चूकते नहीं। लेकिन क्या ये इस बात की कल्पना की जा सकती है कि इस भारत देश के वित्त मंत्री के खिलाफ, निर्मला सीतारमण के खिलाफ जो अदालत ने फैसला दिया, दरअसल ये फैसला हाईकोर्ट निर्धारित करती है। हाईकोर्ट जो अलग अलग जगह पे बनाती है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को वो नियुक्त करती है, उसी के साथ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भी उतना ही ताकत होता है क्योंकि हाईकोर्ट ने उसको अपॉइंट किया रहता है। तो पूरा का पूरा मामला एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने है। उन्होंने ही अपने तौर पे बताया कि हाँ, ये स्पेशल कोर्ट के जरिए हम ये बात की आदेश करते हैं कि तिलक नगर पुलिस स्टेशन के भीतर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम अगली सुनवाई 10 अक्टूबर के दिन करेंगे। और इसी के दायरे में भारत देश के वित्त मंत्री, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट जो मौजूदा वक्त में कर्नाटक में, और इससे पहले नलिन कुमार करके थे, इस समय येदियुरप्पा के बेटे हैं। इन जो शिकायत की गई थी उस शिकायत के भीतर क्या कोर्ट के सामने पहुंचा और कोर्ट ने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं और ये एफआईआर तो दर्ज होनी ही चाहिए। उसके भीतर बताया गया कि आरोपी फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईडी की गुप्त सहायता समर्थन के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कतिल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो फायदा के लिए, लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही करने में मदद किया। ये इस शिकायत का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसके बाद आगे लिखा जाता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न कॉर्पोरेट, उनकी सीईओ, एमडी आदि के यहाँ छापे डालने, उसके यहाँ जब्ती करने और गिरफ्तारियां करने के लिए ईडी की सेवाएं ली। ईडी का क्या काम है ये बात बताने की आपको आज जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन शिकायत के भीतर ये तमाम सारी चीजें दर्ज है और जो अदालत ने इन तमाम सारी बातों को पढ़ा, देखा, समझा, तो एफआईआर दर्ज करने के बाद अगली लाइन होती है, फाइनेंस मिनिस्टर के तरफ से की गई शुरुआत में ईडी की छापेमारी के डर से कोई भी कॉर्पोरेट और धन कुबेरों को कई करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिसके भीतर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कतिल जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बुनाया। करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए का इकट्ठा करने का दावा इस पूरे आरोप के भीतर किया गया है। 2 एग्जाम्पल बहुत साफ तौर पर उसके भीतर दर्ज किए गए, जो एल्युमिनियम और कॉपर सैटेलाइट एक वेदांता ग्रुप की जो कंपनी है, अनिल अग्रवाल, जो आपके मन में नाम सामने आ रहा होगा, उसके भीतर सिलसिलेवार तरीके से बताया जाता है कि कैसे 2019 से 2023 तक 230 करोड़ रुपए, 230 करोड़ 15 लाख रुपए किस तरीके से वसूली की गई। इसी तरीके से एक अरविंदो फार्मा ग्रुप ऑफ कंपनी जो है, उस कंपनी से करीब करीब 50 करोड़ रुपए कैसे अवैध वसूली की गई। जो एफआईआर दर्ज करने की जिक्र होती है उसके भीतर अदालत ने इन बातों का भी जिक्र कर रखा है कि आईपीसी की धारा 384 जो जबरन वसूली की होती है, 120 बी जो आपराधिक साजिश की होती है, और धारा 34 जरूर लगाए, धारा 34 यानी एक ही मकसद से कई लोगों ने मिल करके प्रयास किया और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने का जिक्र अदालत ने कर दिया। यह एक ऐसा संदेश है इस भारत देश के भीतर में मौजूदा वक्त में, क्या इस तर्ज पर इस देश के भीतर काम होता है। इस वसूली की प्रक्रिया जिस तौर पर गवर्नेंस का हिस्सा ही बन जाए, और अगर ऐसे में कोई न्याय की गुहार में अदालत तक पहुंच जाए तो फिर निचली अदालत ही सही, मजिस्ट्रेटियल अदालत ही सही, लेकिन अगर इन तमाम बातों को वो अगर स्वीकार करती जाती है तो जरा आप खुद ही देखिए कि पन्ने दर पन्ने 2018-19 के वित्तीय वर्ष में 1450 करोड़ रुपए, 2019 और 20 के फाइनेंशियल वर्ष में 2555 करोड़ रुपए, कोविड काल के दौरान 2020-21 का दौर होता है, उस दौर में वसूली उतना नहीं हो पाया, केवल 22 करोड़ रुपए वसूली की गई। 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में ये वसूली 1032 करोड़ की हुई। 2022-23 के भीतर ये वसूली बढ़ करके 1300 करोड़ की हुई, यानी 1300 करोड़ रुपए की। जरा आप सोच के देखिए, इन तमाम आरोपों के दायरे में अगर विपक्ष को भी लाते हैं, कांग्रेस को भी लाकर के खड़ी करते हैं, तो कांग्रेस के हिस्से में करीब करीब 1118 करोड़ रुपए, भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 6385 करोड़। लेकिन इस पूरे सिलसिलेवार तरीके से इसको समझते वक्त जो आदर्श जन अधिकार संघर्ष परिषद है, जिसने इस पूरे मामले के ऊपर
जिन्होंने इस मामले को उठाया, दस्तावेज के तौर पर रखा, हर बार अदालत में मामले को आगे बढ़ाया जाता था। बीते 10 बार आदेश दिया गया, तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम सारी चीजें रखी गई अदालत के सामने। उसमें जो आदर्श अय्यर जो कोषाध्यक्ष हैं, उनके मुताबिक जो पूरा फैक्ट्स और फिगर जो अदालत के सामने आया, उसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं कि आप कोई कार्रवाई नहीं करें। तो ऐसे में अदालत को ऐसे में कहना पड़ गया। और ये सवाल जब दिल्ली के भीतर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल जब पूछा गया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मुद्दा अच्छा है, अदालत तक पहुंच गया और इस मुद्दे को हम संसद के भीतर उठाते थे, लेकिन सवाल न्याय का है, जस्टिस का है, वो कैसे मिलेगा? देखिए, हम पार्लियामेंट में ये उठाए थे कि इलेक्शन बॉन्ड डरा डरा के लिए है, और जो ईडी इसमें जो लोगों को डाले हैं, सीबीआई का डर जो बताए, ये सब तब से चल रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले चल रहा है कि डरा के पैसे वसूल करके इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और आज कोई कोर्ट गया है, और जो बात हम अंदर बोल रहे थे, पार्लियामेंट में बाहर बोल रहे थे, चुनाव में बोल रहे थे, तो कोई ना कोई उसको उठाया है। देखेंगे अब कोर्ट में जाने के बाद किस ढंग से उसको न्याय मिले। ये पॉइंट तो है, इस भारत देश के भीतर न्याय मिलेगा कैसे, जस्टिस होगा कैसे? खास तौर पे इस देश के भीतर न्याय को लेकर के मांग अगर सत्ता को लेकर किया गया हो और सत्ता के खिलाफ हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद बदल देती है, संसद के भीतर विपक्ष की अहमियत रहती नहीं है। और इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर सत्ता अपने अनुकूल संसद भवन के भीतर तमाम गवर्नेंस के तौर तरीके अपनाती है। फैसले सुप्रीम कोर्ट से होते जरूर हैं, लेकिन अमल में इस तरह पे लाए नहीं जाते कि देखिए संविधान की धज्जियां इस दौर में उड़ाई जा रही है। ये धज्जियां कई मौकों पर इस देश के भीतर उड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने इस धज्जियों के उड़ने का जिक्र भी अपने कई फैसलों के भीतर किया। लेकिन सजा किसको मिला इस दौर में? क्या सच में सजा हुई, न्याय मिल गया इस भारत देश के भीतर? ये सवाल इसलिए भी मौजूदा वक्त में बड़ा होता है कि हर पैसे वाले खेल की परिस्थितियों को अगर आप समझेंगे तो आपके मन में ये सच में सवाल होगा, इस भारत देश के भीतर में जो पूरी की पूरी लूट है, उस लूट के मतलब मायने मौजूदा वक्त में क्या है? आज लगता है इससे बहुत ज्यादा दूर जाकर नहीं देखिए, अपने जहन में आप पीएम केयर्स फंड को ले आइए। पीएम केयर्स फंड का पैसा वो अभी तक 2, 12, 13, 14, 15 हजार करोड़ का आज के दौर में भी अकाउंट के भीतर देखिएगा तो 3,000 करोड़ रुपए मात्र पड़े हैं। जो शुरुआती दौर में पैसा दिया गया, उस पैसे का कितना उपयोग हुआ, ये काफी महत्वपूर्ण बात नहीं है, उसका उपयोग हुआ या फिर नहीं हुआ। सवाल ये है कि पीएम केयर्स फंड का लेना देना क्या मौजूदा सरकार से कुछ है ही नहीं। और इस बात का जिक्र कोर्ट के भीतर, अदालत के भीतर सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं, इसका लेना देना सरकार से कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री केयर फंड्स के नाम पर इस देश के भीतर पैसा लिया जाता है। जितने पीएसयू हैं वो पैसा वहां से देते हैं, वहां पर काम करने वाले कर्मचारी का एक दिन का वेतन उसके भीतर चला जाता है। जो सीएसआर का पैसा होता है, जो कॉर्पोरेट से निकलता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, वो तमाम सारे पैसे पीएम केयर्स फंड के अंदर चला जाता है। इस भारत देश में जितने रईस है वो जानते हैं कि अपना नाम सत्ता के सरकार की आंखों के सामने लाने के लिए इससे बेहतरीन कोई जगह हो ही नहीं सकती, वहां पर भी वो तमाम सारे लोग पैसा दे देते हैं। ऐसे में मौजूदा सरकार कहती है नहीं नहीं, सरकार से इस बात का कोई लेना देना ही नहीं है। कोर्ट के भीतर उसका चेयरमैन कौन है, उसका ऑफिस कहाँ है, साउथ ब्लॉक, मेहरान कौन है, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देश के गृह मंत्री, देश के डिफेंस मिनिस्टर, सभी लोग तो इसके अंदर शामिल है। तो जो कॉरपोरेट और सत्ता की नेक्सस का सवाल मौजूदा भारत के भीतर अगर इस देश में उगाही के जरिए होता है तो उसको जरा बारीकी से अगर समझे तो ये उगाही और वसूली नहीं है, ये दरअसल एक ऐसा सिस्टम इस देश के भीतर है जिसमें उगाही और वसूली एक राजनीतिक टूल किट के तौर पे चलते हैं। उस अगर टूल के भीतर अगर आप हिस्सेदारी देंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, आप नहीं देंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही तमाम सारी बातों का जिक्र ये अदालत के इस एफआईआर के निर्देश को देते हुए ये बहुत साफ लहजे में कहा गया। तो क्या इस मौजूदा भारत देश के भीतर डर के साथ, वसूली की ताकत के साथ मौजूदा समय में राजनीतिक सत्ताएं देश के भीतर चलती है? ये सवाल इसलिए भी मौजूदा वक्त में काफी बड़ा है क्योंकि जब जब सरकार के मंत्रियों से आप पूछेंगे, सवाल करेंगे, वो इस भारत देश का राष्ट्रवाद का जिक्र करेंगे। वो बताएंगे कि देखिए इस देश की एकजुटता कैसे लाई गई, संविधान का मतलब कैसे सनातनी होना है। ये तमाम परिस्थितियां इस मौजूदा भारत देश के भीतर लगातार गूंजती रहती है। लेकिन सवाल तो उस करप्शन का होता है जिस करप्शन के देश से बनाते बनाते बड़े से पहाड़ की
राजनीति, भारत की राजनीति उसके शिखर पर पहुंच चुकी है। राजनीति इसलिए भी क्योंकि खुद मौजूदा वक्त में राज्य के मुख्यमंत्री, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, सीएम सिद्धारमैया, लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण का मामला होता है, उनके खिलाफ भी मामला एक्टिविस्टों ने लेकर के आया था। प्रदीप थे, श्रीमयी विस्तना करके थे, इन्होंने सीएम के जो वहां के जो अधिकारियों के साथ जो मिलकर के जो 14 महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से शामिल की गई थी, वो तमाम सारे साथ लाए गए। राज्यपाल वहां एक्टिव हुए, उन्होंने कहा कानूनी कार्रवाई इन पे करनी चाहिए। गहलोत साहब, जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने कहा बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 की धारा 218 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सब सिद्धारमैया से इस्तीफा मांगने लगे। सिद्धारमैया ने इस्तीफा नहीं दिया। येदियुरप्पा के दौर में भी लोकायुक्त का मामला था, उनके खिलाफ भी इसी तरह की प्रक्रिया थी। उन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर आज के दौर में उनका बेटा प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बेटे का नाम भी उस आरोप के भीतर शामिल है, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ है। जो वसूली का पूरा मामला है, उनके खिलाफ भी अदालत ने आदेश किया है। कहां कहां किस किस रास्ते को पकड़िएगा, क्योंकि ये सवाल मौजूदा भारत देश के भीतर में आर्थिक इकोनॉमी का जुगाड़, राजनीतिक इकोनॉमी करने का जो जुगाड़ है, जिस एम्बेसी ग्रुप को लेकर के जो कर रहे थे, उसमें कितनी बड़ी संख्या में किस तरीके से कितने लोगों की घेराबंदी की गई। उसके भीतर एक व्यक्ति, उन्होंने एक बात बताया कि हमारे बिल्डिंग, एक व्यक्ति बताते हैं, अब ये संदेश पहुंचाया गया कर्नाटक के डिप्टी सीएम के दरवाजे के ऊपर कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप शहरी विकास मंत्रालय भी आपके पास है, जानकारी होती है कि उनके द्वारा जो मैसेज वहां पर गया, उसकी एवज में ज्यादा पैसा राजनीतिक फंडिंग के तौर पर आ गया। यानी ये कहे कि उनके सेक्रेटरी को पैसा मिल गया डिप्टी सीएम के, लेकिन सवाल है कि उस व्यक्ति को वो न्याय नहीं मिला जिस न्याय की खोज की जा रही थी। और यहां पर भी करोड़ों के मामले होते हैं, किस प्रकार से, किस तरह से सियासी घेराबंदी कैसे की जाती है। तो मौजूदा सरकार ही उसके अंदर अगर शामिल हो जाए, तो फिर मौजूदा भारत देश के भीतर अगर ईमानदारी पूर्वक भाषण देते हुए किसी भी मंच से राहुल गांधी अगर कहीं पे नजर आ जाएंगे, तो फिर ऐसे में पूरी की पूरी सत्ता उनके पीछे दौड़ने लगती है और कहती है कि देखिए ये देशद्रोही और देश तोड़ने की परिस्थितियों के साथ मौजूदा वक्त में खड़े हैं। आज के दौर में भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर ये इसी तरह की बातें करते हैं। देखिए, हमारे देश को कमजोर करने के लिए जो एंटी इंडिया का एक गैंग है, एक एंटी इंडिया का नैरेटिव बनाने वाला एक इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम ने जानबूझ करके राहुल गांधी को चेहरा बनाया। वो राहुल गांधी को यूज करता है, कभी अमेरिका में बुला करके, कभी इंग्लैंड में, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी जम्मू कश्मीर जा करके, कभी कहीं जा करके वो भारत को कमजोर करने का बात करते रहता। ये एक इकोसिस्टम का इफेक्ट है, देश के लोग जान जाएंगे, सबको पता चल रहा है। तो क्या मौजूदा भारत देश के भीतर अगर कोई भी न्याय का जिक्र करे या फिर कोई अपने जिम्मेदारी अपने पेशे के तहत मानते हुए अगर मौजूदा सरकार के ऊपर अगर सीधे सीधे तौर पर यह बात कहे कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो इस भारत देश के भीतर कोई करंट दौड़ जाता है। यानी मौजूदा सरकार अगर चुनी हुई है, तो क्या वो इस बात को मान लेते हैं कि अब वो कोई भी काम इस देश के भीतर कर सकती है गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से। और इस देश की जनता इतनी दब चुकी है कि उस पारदर्शिता को आप समझिए जो इस मौजूदा भारत देश को चलाता है। इस भारत देश की सत्ता जो बजट तैयार करती है, उस बजट का पूरा आंकड़ा होता है करीब 48,20,512 करोड़ के आसपास। ये पूरा बजट होता है देश का। आप इसमें कल्पना करके आप देखिए कि करीब इसमें 43,80,551 करोड़ रुपए करीब देश की आम जनता से टैक्स के द्वारा ली जाती है। तो उस देश की आम जनता की उपलब्धि क्या होगी? उसी जनता और टैक्स पेयर के पैसे से उसी देश की जनता के दोबारा कहीं पर कोई सुविधा के नाम पर, कहीं सीधे बैंक ट्रांसफर के नाम पर, कहीं पे पैसा आप दे देते हैं कि आप किसान सम्मान निधि बांट रहे हैं, कहीं पर कुछ दे रहे हैं, कहीं कुछ तरह के लोन कर दे रहे हैं, विश्वकर्मा योजना, तमाम सारे ये चीज कर रहे हैं। 48 लाख करोड़ रुपए का बजट, उसमें जोड़ दीजिएगा जीएसटी 10,61,000, इनकम टैक्स 11,87,000 करोड़, कॉर्पोरेट टैक्स 10,20,000 करोड़ रुपए, कस्टम 2,37,000 करोड़ रुपए, एक्साइज 2,16,000 करोड़ रुपए का, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 46,530 करोड़ की, अलग से सेस 20,000 करोड़ की, देसी एक्साइज ड्यूटी 36,300 करोड़,
यूनियन टेरेटरी टैक्स 9,426 करोड़। ये पूरा को इकट्ठा कर दीजिएगा तो आपको शामिल होगा 38,34,000 करोड़ रुपए के आसपास। और इसके बाद जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसका बोझ भी देश की आम जनता पर पड़ता है, क्योंकि वह कंपनियों से लिया जाता है। मसलन कम्युनिकेशन सर्विस से ले लेते हैं आप 1,20,000 करोड़। तो इस मौजूदा भारत देश के भीतर जो अलग अलग कंपनियां हैं, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, BSNL हो, किसी की भी नाम ले लीजिए, वह तो देश की आम जनता से वसूलेगी। वो घाटे की सौदा तो कभी करेंगे नहीं। इस तरह का कोई धंधा कौन करता है? इस तरह से ट्रांसपोर्ट सर्विस का टैक्स लगते हैं 31,000 करोड़ का, एनर्जी सर्विस 17,000 करोड़ का, पूरा रेवेन्यू ये करीब करीब 5,45,000 करोड़ के आसपास होता है। यानी पूरे इस भारत देश के 48 लाख करोड़ रुपए में से 43 लाख करोड़ रुपए देश की आम जनता से आप वसूलते हैं पूरे बजट की। इस देश में वसूलने की प्रक्रिया कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आती है, कभी PM केयर्स फंड के नाम पे आती है, कभी दूसरे माध्यमों से आती है। इस देश के भीतर सवाल उठता है कि मौजूदा भारत देश के भीतर वसूली और अपनी ताकत का एहसास कराते हुए संवैधानिक पद पर बैठ करके अगर इस देश के भीतर कोई वसूली कर रहा है और इसकी अदालत ये कह रहा है कि ये वसूली हो रही है और इनके खिलाफ FIR दर्ज इस देश के भीतर होनी चाहिए और दर्ज कीजिए, तो क्या उनकी इस्तीफा नहीं होनी चाहिए? इस्तीफा हो जानी चाहिए था। लेकिन मौजूदा वक्त में दूसरी तरफ से एक आवाज आएगी कि आप हमसे इस्तीफा क्यों लेते हैं, उनसे क्यों नहीं लेते हैं, और फिर ये बात कहेंगे कि हमसे क्यों लेते हैं, उनसे क्यों नहीं लेते हैं। तो इस तरह का खेल, इस तरह का राजनीतिक खेल, क्या इस देश का मौजूदा समय में असली खेल लूट पे टिका है, इस देश में वसूली पे टिका है? और पूरे इकोनॉमी इस देश में पैसा से पैसा बनाने की मशीन होती है, इस देश को उसी में तब्दील कर दी है। इसीलिए इस देश की आम जनता की बदहाली तराशती नेताओं के लिए मौजूदा वक्त में कोई मायने रखती नहीं है। ये सवाल नहीं है, ये सच्चाई होती है, ये हकीकत होती है। इस वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।